हाँ वो समझ गया मैं, आपको क्या समझ में आ रहा है उससे, मेरा प्रश्न ये है, आप क्या समझ पा रहे हो उसको पढ़ने से? सबको शिक्षा अनिवार्य, ठीक है, बस इतना ही समझना है कि सबको शिक्षा अनिवार्य। तो सर ये जैसे ये कानून बना था तब ये था कि मौलिक अधिकार, जैसे जब संविधान बना था 1950 आपने पढ़ा ना उसमें, तो उसमें क्या लिखा है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में स्थान दिया गया, लाया गया। तो इसका अर्थ ये हो गया कि पहले था ही नहीं, इसका मीनिंग यही निकलेगा ना। और लागू 1 अप्रैल 2010 इसका मतलब तो यही निकला ना कि पहले ये मूल रूप से नहीं था जब संविधान बना तब। अब संविधान जब बना था तो बहुत सी बातें नहीं थी ना मूल रूप से, समय समय पर हम संशोधन करते गए और नई नई चीजें इसमें जोड़ते गए। वैसे ही ये शिक्षा का अधिकार जो आप देख रहे हैं, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 21A, हमारे मूल संविधान में इसको कोई स्थान नहीं मिला था। अब कोई स्थान इसको मूल संविधान में नहीं मिला था, तो अब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाना चाहते हैं, यानी व्यक्ति के लिए फंडामेंटल हो कि ये तो उसको मिलना ही है। जैसे धार्मिक अधिकार था स्वतंत्रता का कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हो, ये शुरुआत से मिला हुआ है। मगर शिक्षा जैसे आप पढ़ना चाहते हो, मैं पढ़ना चाहता हूं, या हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए उनके पास अगर स्कूल नहीं है तो आप बोलो कि नहीं मुझे तो मेरा अधिकार है, स्कूल खोल दो, तो स्कूल नहीं खोले जाएंगे, बशर्ते जब तक की है फंडामेंटल राइट नहीं बन गया। तो फिर संविधान में संशोधन किया। अब संशोधन कौन से क्रम का था? तो ये 86वें नंबर का था। पहला संशोधन हुआ होगा, दूसरा हुआ होगा, तीसरा हुआ होगा, ऐसे 86वें संशोधन हुआ। कब हुआ? 2002 में हुआ। क्या प्रावधान किया कि वे लोग, वे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 ग्रुप में आती है, उनको प्रारंभिक शिक्षा यानी क्लास 5th तक की एजुकेशन निःशुल्क देंगे, बिना किसी फीस के देंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि एक पर्टिकुलर मतलब 3 किलोमीटर की रेडियस में अगर कोई स्कूल नहीं है तो स्कूल खोलेगी सरकार, अगर वहां टीचर नहीं है तो उसकी व्यवस्था करेगी, किताबें नहीं है तो उसकी व्यवस्था करेगी। तो ये अब क्या हो गया, उन बच्चे का एक मौलिक अधिकार बन गया। वो कह सकता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं या मेरे पास स्कूल या ये सब चीजें उपलब्ध नहीं है, तो सरकार उसको उपलब्ध कराएगी ही। तो अब ये एक प्रकार से मौलिक अधिकार हो गया। अब इसमें ये जो लिखा है ना 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया, मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था कि संसद को अधिकार है विधान बनाने का, संविधान में संशोधन करने का, लेकिन उसको क्रियान्वित कब करते हैं, किस डेट से लागू होगा। तो जिस डेट से लागू करते हैं वो डेट ये मेंशन है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लागू पारित वो हो गया संशोधन, मगर लागू तो अभी किया गया ना। तो ये इसका अर्थ होता है। तो भारत ऐसा करने वाला कोई पहला दूसरा देश नहीं है। विश्व के अलग अलग देशों में उनके नागरिकों को शिक्षा के अधिकार दिए गए। हम 135वें नंबर पर आते हैं। अब इसमें क्लास 8 तक की शिक्षा भी जोड़ दी गई है कि उसको निःशुल्क शिक्षा ये मिलेगी। समझ पाए इस बात को? हो गया? ठीक है, वेरी गुड। तो मौलिक अधिकार में ये सब जो चीजें दी गई थी, कुछ इसके संबंध में मैंने संशोधन आपको बताए थे ना, एक प्रकरण बताया था ना गोलकनाथ वाला, है ना। तो गोलकनाथवाद जो है ये वर्सेस यानी किसके विरुद्ध था? गोलकनाथ एक व्यक्ति थे, ये पंजाब राज्य के विरुद्ध में था। जैसे केशवानंद भारती वर्सेस केरल आता है, ऐसे ही गोलकनाथ जो था ये पंजाब राज्य के विरुद्ध था। 1967 में ये हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंतर्गत रिव्यू करता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक अधिकार संसद की संशोधन की शक्ति से बाहर है, यानी कि पार्लियामेंट जो है, संसद संशोधन कर सकती है, मगर कहां नहीं कर सकती? फंडामेंटल राइट में इसको संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। सर जैसे ये गोलकनाथ से पंजाब का, तो पंजाब का हाई कोर्ट इस केस को, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। प्रोसीजर तो ये होता है ना कि पहले आप लोअर कोर्ट में जाओगे, फिर हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था ये उनका। पंजाब का हाई कोर्ट फैसला सुना देता है, पंजाब का जैसे हाई कोर्ट फैसला सुना देता है, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को एजिट रख भी सकता है और बदल भी सकता है। जैसे आप वो रीड
इससे तो प्रेशर हो गया, जैसे राज्यों के बीच का मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। हाँ, उस रिट की जो आप बात कर रहे हो ना, कि ऐसा कोई प्रकरण जो 2 या 2 से राज्यों के बीच का है, अब किसी हाई कोर्ट में चलता है, तो यहां बात यह आती है कि हाई कोर्ट की क्या अथॉरिटी है उस प्रकरण को सुनने की। मामला जो था वो 1 से अधिक राज्यों के बीच विवाद है, तो क्या किसी राज्य का उच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि 1 से अधिक राज्य का विवाद है। राज्य के अंदर का विवाद है तब तो हाई कोर्ट कर सकता है, लेकिन दूसरा राज्य है तो अब पहला विवाद तो यही हो जाएगा कि कौन से राज्य का हाई कोर्ट सुनवाई करे। मान लो एमपी और गुजरात का उदाहरण दिया था, तो एमपी हाई कोर्ट की सुनवाई हो या गुजरात की हो, और फिर हो भी तो फिर दूसरा राज्य उसको क्यों मानेगा? यहां तो 2 राज्य के बीच के विवाद है ना, तो वो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसी संबंध में 2 रिट आती हैं कि जब मामला विचाराधीन है तब कौन सी आती है? प्रतिषेध आ जाती है, ये वाली। और जब फैसला सुना दिया गया है तो फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए उत्प्रेषण आती है ना। अब यहां जो पंजाब राज्य था वो मामला यही था, वो संपत्ति से संबंधित था। तो पहले कहां गए थे? पहले हाई कोर्ट गए थे। अब हाई कोर्ट में गोलकनाथ वर्सेस किसके विरुद्ध? तो राज्य के विरुद्ध मुकदमा था, पंजाब राज्य के विरुद्ध। फिर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि देखो, संसद को संशोधन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वह फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। 1967 में ये इन्होंने कहा था। और 1967 से पहले, 1967 से पहले भी बहुत से केस गए थे। एक सज्जन सिंह बनाम राजस्थान स्टेट था, ईश्वरी प्रसाद का मामला था। तो वो ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ये मानता था कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के संपूर्ण भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जब ये संशोधन किया गया तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, यानी संसद को यहां पर कोई अधिकार नहीं है। ये फैसला हो गया। संसद के पास जब ये मामला गया कि भैया हमें अधिकार ही नहीं है कि हम फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन कर सकें, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या करेंगे? वो निरस्त करना चाहेंगे, निष्प्रभावी करना चाहेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? संविधान में एक संशोधन किया जिसे बोलते हैं 24वां संवैधानिक संशोधन, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। यह किया गया था 1971 में, 1971 में। और इस संशोधन के द्वारा उन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो निष्प्रभावी है, यानी संसद जो है, संसद को पूरा अधिकार है कि वह तो फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है। यानी जब गोलकनाथ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो उस डिसीजन को निष्प्रभावी करने के लिए संसद ने फिर संशोधन कर दिया। संशोधन करके उन्होंने 368 में कुछ जोड़ दिया, कुछ आर्टिकल 13 में जोड़ दिया, बात आई गई होगी। फिर क्या होता है? फिर आता है, ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 1973 में फिर एक मामला पहुंच गया जिसको आप जानते हैं केशवानंद भारती वाद से। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मुकदमा था, ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट में इसी संशोधन पर आपत्ति जताई गई, 24वें संशोधन पर, है ना, कि 24वें संशोधन को लेकर के भी बात उठी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो 13 जज थे उन्होंने 7-6 के बहुमत से फैसला सुनाया था शायद, उन्होंने इस 24वें संविधान संशोधन को इलीगल नहीं माना। देखना 24वें संविधान संशोधन में क्या बात की गई है। 24वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ये कहते हैं हाँ आप कर सकते हो, ठीक। फिर ये भी कहते हैं ये कि आप पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हो, यानी पार्लियामेंट को उन्होंने एक तरीके से स्वीकार कर दिया कि आप शक्तिमान हैं, आपके पास सत्ता है, आप पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हो। हम मौलिक अधिकारों के संशोधन को भी स्वीकार करते हैं, बट किंतु परंतु बोलते हैं कि ये जो मौलिक ढांचा जो है हमारे संविधान का,
इस मौलिक ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते। यानी यहां सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एक नया शब्द ऐड कर दिया, कौन सा? मौलिक ढांचा। और मौलिक ढांचा क्या है वो हम बताते जाएंगे धीरे धीरे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आने वाले समय में हम इसको बताते जाएंगे। अगर कोई भी संशोधन मौलिक ढांचे के खिलाफ होता है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आप चाहे मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दो, मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दो, चाहे मौलिक अधिकारों को नया बना दो, जोड़ दो, सब अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन आप नहीं कर सकते हो जो मौलिक ढांचे को तहस नहस करता हो। तो मौलिक ढांचे की बाद में व्याख्या अलग अलग प्रकरणों के द्वारा की गई कि जैसे डेमोक्रेसी तो हमारे देश में रहेगी, ये मौलिक ढांचा है। राष्ट्रपति जो है वंशानुगत नहीं होगा, निर्वाचन के द्वारा आएगा, एक मौलिक ढांचा है। संसद का अस्तित्व रहेगा, चुने हुए प्रतिनिधि भी आएंगे, ये सब बातें वो करते हैं। अब आप देखोगे कि जब ये 1973 में फैसला सुनाया गया तो आप पढ़ते हैं ना कि इंदिरा गांधी जब सत्ता में आती हैं, 42वां संविधान संशोधन है ना, 42वां संविधान संशोधन जो किया गया है 1976 में किया गया। अभी हम लोग अगर थोड़ी राजनीतिक बात करें, राहुल गांधी और ये सब क्या कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और बोलते हैं कि इनको तो अगर 400 से ज़्यादा सीटें मिली तो संविधान बदल देंगे। वो ये भूल जाते हैं कि इनकी दादी जी ने तो पूरा संविधान ऑलरेडी बदला हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता था, लघु संविधान, यानी उसमें इतने संशोधन किए गए थे हद से ज्यादा, और ऐसे क्रांतिकारी संशोधन किए गए थे जैसे एक व्यवस्था होती है कोरम, गणपूर्ति, कि लोकसभा की राज्यसभा की कार्यवाही तभी चलेगी जब कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10% उपस्थित होंगे। उन्होंने उस प्रावधान को भी समाप्त कर दिया कि कोरम की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव से बचने के लिए लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया। ठीक है, उन्होंने ये भी यहां तक की बोल दिया था कि राष्ट्रपति को तो माननी ही पड़ेगी बात हमारी, कुछ नहीं कर सकता वो। तो अब 1973 का फैसला केशवानंद भारती का हुआ तो 42वें संविधान संशोधन किए गए, और 42वें संविधान संशोधन में फिर उन्होंने ये लिखा है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और ये तो सुप्रीम कोर्ट मान ही चुका था। 24वें संविधान संशोधन में भी आपने यही बातें मानी थी। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि संसद जो भी संशोधन करेगी कोई भी न्यायालय उसको कैंसिल नहीं कर सकता। 42वें संविधान संशोधन में सीधा सीधा लिख दिया कि ऐसा कोई भी संशोधन जो होगा उसको न्यायालय के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन में बहुत सी बातें हुई थी। इंदिरा जी की सरकार जब चली गई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उनके द्वारा फिर 44वां संविधान संशोधन किया गया। इन्होंने तो पूरा एक मौलिक अधिकार ही समाप्त कर दिया, पूरा का पूरा एक मौलिक अधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जैसे हम राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार के नाम से जानते हैं 1978, है ना। लेकिन इन्होंने ये काम जरूर करा था कि 42वें संशोधन के द्वारा जो परिवर्तन किए थे, यानी जो शक्तियां संसद ने अपने पास रख ली थी, न्यायपालिका के पास नहीं थी, वो इन्होंने न्यायपालिका को वापस दी। उन्होंने इसमें कहा कि न्यायालय मौलिक अधिकार सहित आधारभूत ढांचा जो है तो उसकी समीक्षा कर सकता है, और यही सब बातें आगे के जो प्रकरण थे उनमें भी चीजें आई थी। तो 44वें संविधान संशोधन में एक आर्टिकल 19(1) था, 31(b) था, ये सब कैंसिल कर दिए गए थे। मिनर्वा मिल्स का एक केस हुआ, तो मिनर्वा मिल्स के केस में भी यही कहा गया कि मौलिक अधिकार को भी संसद कर सकती है। हालांकि मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से मौलिक ढांचा नहीं माना गया है, उसकी एक प्रकृति कह सकते हो, नेचर को माना गया है, लेकिन ये कहो कि यही मौलिक अधिकार मिलेंगे ऐसा नहीं था। तो ये सब जो बातें थी वो चलती रही, है ना। अब कभी देखो एक प्रश्न पूछ लें, हम पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक, और दूसरी तरफ अब हम थोड़ा सा कल इसके बारे में पढ़े थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मामले में। अगर कभी इन दोनों में तुलना की जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तो सबसे पहले मुकदमा था 1951 में आया था
जिसे हम जानते हैं चंपकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य, यानी मद्रास स्टेट और एक व्यक्ति का नाम है चंपकम दुराई राजन। तब वहां फंडामेंटल राइट को महत्व नहीं दिया था, यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को महत्व दिया गया था, है ना। ये सब चीजें चलती हैं। नेक्स्ट, नहीं, मैं थोड़ा सा गलत बता गया। 1951 में यहां फंडामेंटल राइट को महत्व दिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तुलना में। अभी इस पे और बात करते हैं, फिर एक शंकरी प्रसाद का आएगा, तब जाके वो डीपीएसपी पे महत्व देते हैं। मौलिक अधिकार में और कुछ पूछने को है तो पूछ लो, नीति निर्देशक तत्व पे पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो, नहीं, ठीक है। तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं, ये सबसे पहली बात आती है कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। फिर प्रश्न आता है कि भाई आखिर क्यों लिए गए हैं, क्या बात है, तो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए लिए गए, पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इनको लिया गया, क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान है जिससे जनता का हित हो, जनता का आर्थिक हित हो, है ना, वो सारी की सारी चीजें ली गई। अब फंडामेंटल राइट को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने माना है भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय। वैसे ही यहां पर नोट लगा लो या कहीं पर लिख लो, एक और विद्वान है जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट, दोनों को उन्होंने अकेले फंडामेंटल राइट नहीं, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी जोड़ दिया है। इन दोनों को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा डीपीएसपी को भी संविधान की आत्मा माना गया है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात फिर क्या लिखा है कि इन्हें प्रवर्त कराने के लिए, प्रवर्त यानी एग्जीक्यूट करवाना या लागू करवाने के लिए किसी भी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, यानी इनको हम न्यायालय के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसके पास जैसे संसाधन होंगे वैसे वैसे वो इनको एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर संसाधन नहीं है तो वो इनको लागू करने से मना भी कर सकता है। सर, जैसे कल आपने बताया था कि राज्य का कोई पॉलिसी हो जाता है और उसको अगर लागू कर देता है तो एक कानून बन जाए, उसके बाद अगर उसका सही से पालन नहीं होता तो फिर न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय जा सकते हैं। हाँ, जैसे ये लाडली लक्ष्मी योजना है, तो इसका सही किसी को पैसे नहीं आते, उसका डायरेक्ट केस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि फिर एक बने हुए कानून के तहत किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो वो जा सकता है। और जब तक सरकार इसको खत्म कर सकती है, कानून चलता है, कर देगी। वो तो योजना है, अभी लोकसभा चुनाव होने दो, देखते हैं क्या होता है। जहां तक उम्मीद तो यही है कि खत्म करेगी या कम लोग रह जाएंगे, नाम बदल देगी, कुछ तो करेगी। ओके, चलो अब इसके जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे वो मैंने आपको बताए थे, वही आपको याद करना है ना। तो 36 आर्टिकल में बताया था कि इसमें बताया गया राज्य से क्या मतलब होता है। तो जो मौलिक अधिकार के लिए आर्टिकल 12 है वही यहाँ पर आर्टिकल नंबर 36 है। ठीक, 37 में यही बातें बोली गई थी। 38 में यहाँ क्या लिखा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, है ना। तो सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए जो भी चीजें होंगी वो सब राज्य के द्वारा यहाँ पर की जाएंगी। ठीक है, 38 में जैसे सामाजिक व्यवस्था बनाने के अंतर्गत ये आता है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, देश के नागरिकों के बीच में जो आय की असमानता है, इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमी कह सकते हो या इनकम कह सकते हो, कि किसी के पास पैसा ज़्यादा है किसी के पास कम है, तो उसको वो कोशिश करेगा कि समान हो जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि समान हो जाए, इसका मतलब ये हुआ जिसके पास ज़्यादा है उससे छीन लें और जिसके पास नहीं है उसको दे दें। ये तरीका, ये प्रोसेस नहीं अपनाया जाता।
उसको भी अवसर उपलब्ध कराएंगे। गरीब है तो उसको रिजर्वेशन करेंगे, कुछ उसको सब्सिडी देंगे, सहायता देंगे, है ना। ज़्यादा अमीर है तो उस पर टैक्स लगाएंगे। ऐसे करके ये कोशिश की जाएगी। ठीक है, 39 में क्या लिखा था? 39 में लिखा था, यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको बताई थी। 39 का ए भी बताया था, बी सी डी, है ना। तो जैसे इसमें आता है कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको आजीविका कमाने के समान अवसर जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे। अगर वो एक जैसा काम करते हैं तो दोनों को एक जैसी सैलरी मिलना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड जो चीज़ें रहती हैं, ऑर्गेनाइज यानी संगठित क्षेत्र, वहाँ तो सबको बराबर मिल जाता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता। अनऑर्गेनाइज जहाँ पर कोई देख रेख करने वाला ना हो, जैसे मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं या लेबर जो, तो उसमें भेदभाव कर देते हैं, है ना। तो ये सब बातें इसमें आ जाती थी। फिर इसी में ये लिखा था 39 कैपिटल ए में कि राज्य के द्वारा समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे से, अपने धन के बल पर कोई वकील नहीं कर सकता है तो राज्य के द्वारा उसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। उसका केस लड़ने के लिए वकील भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। तो जहाँ संसाधन उपलब्ध है वहाँ पर लागू कर दिए गए, जहाँ संसाधन नहीं है वहाँ अभी विचार चल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे संसाधन आएंगे वैसे वैसे इनको लागू करते जाएंगे। फिर आता है आर्टिकल 40। इस पे काफी गंभीर चर्चा, डिटेल हुई थी, गहन चर्चा, कि मूल रूप से ग्राम पंचायतों के गठन या संगठन के बारे में अगर कोई आर्टिकल था संविधान में तो सिर्फ यही था। और इसी के आधार पर मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी की जब सरकार थी उन्होंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, सन 1952 में बड़े जोर शोर से। ये कार्यक्रम फेल हो गया, असफल हो गया। तो इसके असफलता की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इन्होंने बताया बहुत सारे कारणों में सबसे प्रमुख कारण था कि देश में पंचायती राज नहीं है, इसलिए आपकी यह योजना जो है वो फेल हो गई है। तो अब आप क्या करो, अब आप देश में पंचायती राज को लागू करो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पहली बार पंचायती राज जो है राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को, है ना, ऐसे ही हुआ था, 1959 को स्टार्ट कर दिया गया। अब 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ राजस्थान में स्टार्ट किया। अन्य राज्यों ने भी देखा देखी शुरुआत की। इन पंचायतों के कोई अधिकार नहीं थे, कोई कानूनी उनके प्रावधान नहीं थे। 5 साल पूरे हो गए। 1964 में कई राज्यों ने चुनाव नहीं करवाए। एक रूपता भी नहीं थी, कहीं पर 2 स्तरीय पंचायतें थी, कहीं 3 स्तरीय थी, कहीं 1 स्तरीय पंचायत चल रही थी। तो ये फेल हो जाता है। तो फेल हो जाता है तो फिर अब इसको कैसे किया जाए, कैसे राज्यों के ऊपर इसकी बाध्यता यानी उनको बॉन्डेड बनाया जाए कि आपको तो ये करना ही पड़ेगा। तब संविधान में संशोधन किए गए। प्रयास लंबे समय तक चले। अंत में उन प्रयासों को सफलता मिलती है 73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वां पंचायती राज को बाध्यकारी बना देता है और 74th जो है वो किसको बना देता है, नगरीय निकायों को, है ना, जो नगर पालिका नगर निगम रहते हैं उनको कर देता है। तो मूल रूप से हमारे संविधान में आर्टिकल 40 में ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट आता है इसमें 41। तो 41 में ये लिखा है कि कुछ दशाओं में काम पाने का, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। कि देखो कुछ परिस्थितियों का मतलब है, मान के चलो आज आप देखो सरकार काम तो बहुत करती है, हम आलोचना सरकार की करें तब भी समाचार पत्र पढ़ते हैं कि लोग नहाने गए किसी खदान में, तालाब में, गड्ढे में डूब के मर गए, या सर्पदंश से किसी की मृत्यु हो गई, या दुर्घटना हो गई। गलती किसकी थी? उस व्यक्ति की जो गया था। मगर सरकार के द्वारा उनको मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, राशि, सहायता राशि, तुरंत चेक दिए जाते हैं। तो कैसी, ये इसी वजह से गलती होने के बाद भी ये सब किया जाता है। तो कुछ स्थितियों में काम पाने का अधिकार से, जब कोई कमाने वाला ना हो, तो आप जन सुनवाई में देखते होंगे कई लोग आवेदन देते हैं कि हमारे परिवार में कोई नहीं है, हमें रोजगार दिया जाए कुछ। तो कलेक्टर रेफर कर देता है कि हाँ इनकी कुछ व्यवस्था की जाए। ठीक है। अब शिक्षा और लोक सहायता, शिक्षा संबंधी तो मौलिक अधिकार ही बन गया। लोक सहायता यानी जैसे बीमारी में, या कोई गरीब है, अब बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, इलाज के लिए सब मिलता है कि नहीं मिलता है। तो
तो ये 41 इस तरीके की बात करता है। 42 में लिखा है कि कार्य की, काम की न्यायोचित और मानवो अनुकूल दशा, यानी काम करने के लिए स्थिति ऐसी होना चाहिए कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। काम करते हैं, पता चला वहां पर बीमारियां उसको ग्रसित कर लेती हैं, एनवायरनमेंट खराब है, जहरीली हवा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुरक्षा हो, पता चला काम करते हैं और वहां का आकर के कोई लूट ले जाए या जंगली जानवर हमला कर दें, तो वो भी सेफ्टी होना चाहिए, है ना। फिर आता है प्रसूति अवकाश संबंधी प्रावधान। अब जैसे महिलाएं हैं, अगर गर्भवती हैं या मां बनी हैं, तो उनके लिए भी मैटरनल लीव, अवकाश की व्यवस्था की जाएगी बिना सैलरी काटे हुए। तो ये सब चीजें धीरे धीरे की जा रही हैं, राज्य के द्वारा की जा रही हैं। हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं ये देना चाहिए। जैसे कि सरकार जो ये कार्य करती है, तो निजी में भी लागू होता है? नहीं, निजी में लागू नहीं होता है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है, लेकिन कुछ चीजें निजी में लागू होती है। मान के चलो मैं आपको यहाँ क्लास ले रहा हूं, अब इस जगह पर कोई जहरीली गैस निकलती है, कारखाना है, तो मैं नहीं ले सकता हूं। सरकार आएगी, इंस्पेक्शन करेगी, भाई आप यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसी जगह आपको नहीं चलानी है, बंद करवाना चाहिए। ऐसे कोई कारखाना है प्राइवेट जगह जहाँ पर चलता है ना, तो समय समय पर वहाँ पर छापे मारे जाते हैं और उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस में लिखा रहता है कि पीने के पानी की व्यवस्था है, आग से बचने की व्यवस्था है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। तो अगर उसका पालन वो नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ उनके अलग एक्शन होता है। तो ये राज्य के द्वारा कोशिश की जाएगी। तो 42 क्लियर है। 43 में लिखा है कि न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने संबंधी प्रावधान। व्यक्ति काम मिलता नहीं है, फिर मिल गया, अब कितना मिले, बदले में उसको मजदूरी कितनी मिले, तो सरकार ने उसके लिए अपना बना के रखा है कि कम से कम इतना तो उसको मिलना चाहिए। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि सरकार कैसे मॉनिटर कैसे करेगी। मुझे मान के चलो कि 2 दिन के लिए लेबर की जरूरत है, मैं बाहर से किसी को लेके आता हूं कि इसका पेंट कराना है। अब पेंट कराने के लिए सरकार की कोई रेट तो बनी नहीं है, रेट लिस्ट नहीं। बाजार में क्या होता है, जब आप किसी पेंटर को पकड़ के लाते हो तो कंपटीशन पर निर्भर करता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो वो बोलेगा कि मैं एक दिन के 1000 रुपए लूंगा, वो कम है कंपटीशन तो, और ज्यादा है तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति बोले मुझे 500 रुपए ही दे देना आप, कोई तीसरा कह सकता है आप मुझे 300 रुपए दे देना, मैं कर दूंगा। तो यहां आप कैसे निर्धारण करोगे कि कम से कम उसको कितना मिलना चाहिए। लेकिन सरकार अपने यहां निर्धारित कर सकती है, हर चीज का निर्धारण है उसके यहाँ। क्लरिकल को इतनी सैलरी मिलेगी, है ना, ऑफिसर ग्रेड में इतनी मिलती जाएगी। जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी एक्ट है, उसमें मजदूरी दी जाती है। तो वो मजदूरी वो किस हिसाब से देते हैं, ऐसी देते हैं कि व्यक्ति का जीवन ठीक से गुजर जाए। तो कोशिश करेगी सरकार कि न्यूनतम काम के बदले में उसे न्यूनतम मजदूरी मिल जाए, है ना। जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस पे अच्छा काम होता जाएगा। नियति भी मुख्य रूप से काम करती है कि व्यक्ति की कैसी नियति है उस पर भी निर्भर करता है। अगला आता है, ये आज की डेट में बहुत चर्चित है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बीजेपी का मुद्दा है, एजेंडा है ये, है ना, समान नागरिक संहिता। बीजेपी के मूल रूप से जब ये पॉपुलरिटी में आई 3 मुद्दे हुआ करते थे। एक था आर्टिकल 370 को हटाना जो जम्मू कश्मीर, दूसरा था राम मंदिर बनाना, और तीसरा था यही वाला समान नागरिक संहिता। तो आर्टिकल 370 बीजेपी ने हटाया, उन्हीं को पूरा क्रेडिट मिलता है। राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, है ना। ये क्रेडिट फर्जी ले रहे हैं। कारण है कि देखो ढांचा डिमोलिश हुआ था 92 में, उसके बाद से प्रकरण कोर्ट में चला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, किसी पक्ष ने उसे नहीं स्वीकार किया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब पहले वाजपेयी जी की सरकार थी 98, तब कहते थे कि हमारी सरकार बहुमत में नहीं है, 22 दलों का गठबंधन है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सके। ठीक है, 2004 में इनकी सरकार चली गई थी और मनमोहन सिंह की सरकार आ जाती है 2004 से लेकर कब तक, 14 तक।
14 में फिर से बीजेपी की सरकार थी और इन्हें स्पष्ट बहुमत था, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये इंतजार करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब आपका उसमें क्या रही? आप चाहते तो संसद के द्वारा एक विधेयक पास करके कानून के द्वारा ये बनवा सकते थे। राजीव गांधी ने किया था वोट बैंक के लिए। एक प्रकरण था शाहबानो प्रकरण, मुस्लिम महिला जो थी शाहबानो, तो भरण, उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था कुछ, तो उसके भरण पोषण के लिए आदेश दिया था। उस आदेश को कैंसिल करने के लिए इन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया था। क्यों? मात्र वोटों के लालच में। जब देखा कि पब्लिक में इसकी नकारात्मक प्रक्रिया हुई है, तो उससे बचने के लिए फिर उन्होंने वो ताला खुलवाया था, वो भी वोटों की खातिर किया था। तो ये सब चलता। तो तीसरा मुद्दा जो है, जिसे समान नागरिक संहिता कहते हैं, वो है क्या कि देश के जो नागरिक हैं उनके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। अब कानून एक जैसे हैं, लेकिन कुछ पर्सनल लॉ जो हैं वो अलग अलग हैं। हिंदू, उसमें ये कहा जाता है कि एक जीवित पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुस्लिम में 4 शादियां कर सकते हैं। तो दोनों ही नागरिक भारत के हैं, दोनों ही भारत के संविधान को मानते हैं, मगर ये कानून दोनों को अलग अलग तरीके का कृत्य करने का अधिकार दे रहा है। इसलिए बात की गई है, संविधान में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि समान नागरिक संहिता, सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। गोवा जिसमें सबसे पहले इसे लागू किया गया, क्योंकि ये प्रावधान कौन लागू कर सकता है? राज्य। तो गोवा राज्य ने अपने यहां लागू कर दिया, अभी एक राज्य में और लागू हुआ। ठीक है ना? ठीक। तो ये इन पर निर्भर करता है। और ये क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में लागू नहीं किया था अभी तक, मात्र और एक वर्ग को तुष्टि करने के लिए, यानी उनको खुश रखने के लिए किया जाता है। अभी आपने देखा होगा, एक माफिया क्रिमिनल कन्विक्टेड हत्या के आरोप में व्यक्ति की जेल में मौत हुई, तो जब उसे दफनाया जाता है तो कितना सारी जनता इकट्ठी हो जाती है। कई सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां उसे शहीद बताती हैं, सपा जैसी पार्टियां जो है ना, वो सब चीजें। तो 44वां याद रहेगा, आर्टिकल 44। इसमें परिवर्तन कर दिया, वो 44 संविधान संशोधन के इसमें किया। परिवर्तन मतलब संशोधन किया, जैसे 4 शादी नहीं की जा सकती, वो पर्सनल लॉ के तहत हैं। अलग अलग धर्मों के अपने लॉ हैं, तो उसके तहत वो वैलिड है। लेकिन अब जैसे उत्तराखंड वाला हो गया, गोवा वाला हो गया, वहां पर तो उसमें अलग अलग क्लॉज लिखे हुए हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैसे प्रावधान है उस हिसाब से ही काम होगा। ठीक है? बाकी संविधान में ये लिखा है कि 4 शादियां नहीं की जा सकती। नहीं, उसको लेकर के कोई अभी केस नहीं कर सकते। वो तो चूंकि अलाउ है ना, जब ये लागू हो जाएगा तो अलाउ नहीं होगा। कानून बना दिया, लागू राज्य अपने, अभी बना ही नहीं है कानून। राज्य ने अपने लिए बनाया, उस राज्य में लागू है, उस राज्य में लागू है, दूसरे राज्य में लागू नहीं होगा, है ना। उसमें भी अलग अलग प्रावधान है। उसमें शादी वाला मुद्दा भी थोड़ा सा छोड़ रखा है, छेड़ा नहीं है उसको। भाजपा ये कह रही है कि हम लागू करेंगे पूरे देश में। केंद्र के द्वारा लागू होगा। केंद्र करेगा तो पूरे देश में होगा, राज्य करेगा तो सिर्फ संबंधित राज्य में होता है। लागू करता है, सर इसको फिर राज्य कुछ नहीं कर सकता। नहीं, जैसे सीएए का मैटर है, ये किसका विषय है? केंद्र सरकार का विषय है। उन्होंने लागू कर दिया। अब वो ममता बनर्जी, केरल राज्य या अन्य राज्य रोज पानी पी के, घूंट पी पी के कहते हैं नहीं हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। आप रोक ही नहीं सकते, आपके अधिकार में ही नहीं है। तुम तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहे हो, तो करते रहो, पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट 45। तो इसमें जैसे 86वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा था ना, शिक्षा का अधिकार, तो 3 जगह संशोधन किया गया था। एक मौलिक अधिकार में किया गया, दूसरा नीति निर्देशक तत्व में किया गया, और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज कर्तव्य में किया गया। 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, है ना। तो वो उसी से संबंधित है कि उनके शिक्षा संबंधी प्रावधान। फिर 47 जो है, अब ये भी थोड़ा सा काम का हो जाता है। 46 भी है, इतना जरूरी नहीं था, फिर भी समझ लो। यहाँ पर ये लिखा है 46 में कि SC ST या समाज के अन्य कमजोर वर्ग जो हैं, तो उनको सामाजिक अन्याय और शोषण से मुक्ति
के प्रयास किए जाएंगे, है ना। 47 में लिखा है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के प्रयास किए जाएंगे, यानी व्यक्ति कुपोषित ना हो जाए, ये सब बातें हैं। लोक स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके प्रावधान किए जाएंगे, इसलिए नशे पर रोक लगाएंगे, ड्रग्स पर रोक लगाएंगे, ये सब बातें की जाती हैं, लेकिन रोक नहीं लगा पाते। जैसे एमपी में ही शराब की दुकानें नई नई खोली जा रही हैं, अलग अलग राज्यों में खोली जाती हैं, तो सरकार ये कहती है कि चूंकि हमें योजनाएं चलानी होती हैं लोक कल्याण के लिए, और कोई भी योजना है उसके लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा आएगा क्या, कहाँ से आएगा, हमारे पास सोर्स क्या है, तो बोलते हैं इनसे हम राजस्व प्राप्त करते हैं। कई राज्य अपने यहाँ शराबबंदी घोषित कर देते हैं, कुछ जगह कामयाब होती है, कुछ जगह अवैध रूप से शराब फिर सेल होने लगती है, जहरीली शराब लोग बना बना के बेचने लगते हैं, उससे मौतें भी हो जाती हैं। हमने गुजरात के उदाहरण देखे, बिहार के उदाहरण देखे, है ना। तो 47 में नशे आदि पर रोक लगाना, यानी लोगों का जीवन स्तर अच्छा रहे, उनको पोषक तत्व मिले, लोक स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, वो सारे प्रावधान किए जाएंगे। 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान, यानी आधुनिक तरीके से कृषि हो, उनको कृषि से संबंधित और भी चीजें प्रदान की जाएंगी, वो सब बातें इसमें किया जाता है। पशुपालन संबंधी भी देखरेख की जाएगी। 48A में लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण संबंधी प्रावधान किए जाएंगे, इसलिए कानून बना दिया, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना दिया 1972 में कि अब कोई शिकार नहीं कर सकता, वनों को नहीं काट सकते, तो इसके ध्यान में रखते हुए उन्होंने कानून बना दिए। अब उसका पालन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उस कानून में जैसी सजा का प्रावधान है वैसी उनको सजा मिलेगी। 49 में लिखा है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं या जो स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण किए जाएंगे, उनकी देखरेख की जाएगी, ये सब प्रावधान किए जाएंगे, है ना। 50 में लिखा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अंग्रेजों के समय, जैसे एक उदाहरण कलेक्टर का ही ले लो, कलेक्टर दोनों कार्य करता था, न्याय का काम भी करता था और कार्यपालिका का भी काम करता था। अब न्यायपालिका का काम न्यायालय करेगा, कलेक्टर से छीन लिए गए, यानी ये अलग ब्रांच बना दी गई है, ठीक है। 51 में लिखा है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने संबंधी जो हैं वो प्रावधान किए जाएंगे। ये थे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के प्रमुख निर्देशक तत्व। मूल बातें याद रखने की हैं, आयरलैंड से लिए गए। दूसरा, लोक कल्याण की भावना के विकास के लिए लिए गए। तीसरा, न्यायालय द्वारा प्रवर्त नहीं कराए जा सकते, राज्य चाहे तो प्रवर्त कर सकता है, करता क्यों नहीं है, क्योंकि संसाधनों की होती है कमी, है ना, ऐसा। अब ये तो रहे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुख्य परीक्षा में इसी में थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछने लगते हैं। जैसे एक प्रश्न बन सकता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनमें अंतर बताओ, तो आप बता सकते हो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। मौलिक अधिकार में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है, इसमें लिखा है कि कार्य, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, कार्य की न्यायोचित दशाएं, यानी कि मौलिक अधिकार ज्यादातर अगर उसको हम पढ़ते हैं तो कैसे निकल के आते हैं, वो राजनीतिक स्वतंत्रता देते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम देते हैं, ये आर्थिक स्वतंत्रता देते हैं। काम पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार, कार्य की न्यायोचित दशाओं का अधिकार, कृषि, पशुपालन, ये सब चीजें आती है ना। तो पहला अंतर तो यही हो जाता है कि ये कैसे हैं, ये राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ये कैसे हैं, ये हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यानी ये राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं और वो आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, है ना। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार, वो कैसे हैं, ये नेगेटिव हैं राज्य के प्रति, यानी राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। कोई भी उदाहरण ले लो, उसमें लिखा है ना कि व्यक्ति कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, तो ये राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, मतलब हम राज्य को कोई भी एक्शन लेने से मना कर देगा कि आप दिन में 14 धर्म बदलते हो, 15 धर्म बदलते हो। तो सर ये योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में किया था, लव जिहाद धर्म थोड़ी है। लव जिहाद क्या होता है
कि हिंदू लड़की, दूसरी तरफ मुस्लिम युवक, धोखे से, मुस्लिम युवक अपना आइडेंटिटी नहीं बता रहा है कि मुस्लिम हूं, वो हिंदू आइडेंटिटी के माध्यम से पहले लव करता है, फिर शादी करके फिर अपना असली रूप दिखाता है, अब कहता है कि अब तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो। ये है लव जिहाद। वो तो मध्य प्रदेश में भी बैन है, यूपी में क्या, एमपी में भी तो कानून बना है इसके खिलाफ। धोखे से लव मैरिज पर रोक नहीं लगाता हमारा संविधान कानून। किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म की लड़की से प्रेम विवाह कर सकता है, वह शर्ते लड़की की उम्र 21 वर्ष कम से कम और लड़के की उम्र, लड़के की कितनी, हाँ ठीक है ना, मतलब बालिग होना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम बना हुआ है, उसके तहत उनकी शादी हो जाती है 94 के तहत। लेकिन अगर धोखे से भाई आप शादी, उसको अपनी असली आइडेंटिटी नहीं दिखा रहे हो, फिर करते हो, तो ये तो बनता है ना केस, और आज की डेट में ऐसा होता ही रहता है। तो ये कैसे है, ये राज्य के ऊपर नेगेटिव है, यानी ये राज्य को कुछ करने से रोक देते हैं। और ये कैसे है, ये पॉजिटिव है, यानी करना राज्य को ही है। यहां राज्य के ऊपर कोई रोक तो नहीं है ना, जो करना है राज्य को ही करना है। ठीक है, अगला अंतर क्या हो जाता है कि फंडामेंटल राइट हमें हमेशा मिलते हैं, आपातकाल में उनको रोका जा सकता है, और ये जब तक इन पर कानून नहीं बना है तब तक रुके हुए हैं। सर ये राज्य के ऊपर है, नहीं दे सकता, हाँ राज्य के ऊपर है, मगर उस पर रोक तो लगी नहीं ना कि राज्य लागू नहीं कर सकता या क्यों लागू कर दिया। लेकिन मौलिक अधिकार में राज्य के ऊपर नकारात्मक है कि कानून आप बनाओगे तो कैसा बनाओगे, समान ही बनाओगे। नहीं सर ये इसमें संशोधन कर सकता है राज्य, किसमें, नीति निर्देशक तत्वों में? पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। संसद को है, संसद कर ना, अभी 45 आपको पढ़ाया था शिक्षा संबंधी, संसद कर सकता है, और संसद अपने आप में राज्य है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। सर पर इसको चाहे तो लागू करो, चाहे तो नहीं करे, ये राज्य के ऊपर, यही तो शुरू से बता रहा हूं मैं आपको कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना न करना राज्य के ऊपर निर्भर करता है। ये भी बताया कि राज्य क्यों नहीं लागू करता है, क्योंकि इनको लागू करने के लिए संसाधन चाहिए। सरकार तो चाहती है कि हर व्यक्ति को रोजगार दे दे, मगर कैसे, पैसा भी तो चाहिए। तो जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे वैसे लागू करती जाएगी। अब उन्होंने जैसे जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके लिए कानून बना दिया, यानी लागू हो गया ना, तो उसके लिए पैसे जुटा लिए, संगठन बना लिया, फॉरेस्ट रेंजर वगैरह वन विभाग की व्यवस्था कर दी। ऐसी निःशुल्क कानूनी सहायता, इसके लिए संसाधन उपलब्ध करा लिए कि भाई सरकारी वकील तो होता ही है, उसी के माध्यम से सहायता दिलवा देंगे। हो रहा है कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, ये चीजें इसमें आ जाती हैं। संशोधन इसमें हुए हैं, लिखना चाहो लिख लो या और लिखा दूंगा। अब देखो, इसी में एक तो अंतर बता दिया आपको, अंतर पूछा जाएगा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। फिर इसी में एक प्रश्न ये भी बनता है कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए, यानी इनको बांटिए अलग अलग कैटेगरी में। तो कैसे बांट सकते हैं इसको? बांटा जा सकता है कि कुछ नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं, गांधीवादी सिद्धांतों या गांधीवादी विचारों पर आधारित है। कुछ नीति निर्देशक तत्व जो हैं गांधीवादी विचारधारा से मिलते जुलते हैं, जैसे पंचायती राज है ना, जैसे कुटीर उद्योगों की स्थापना है ना, ये गांधीवादी सिद्धांतों जैसे लगते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो व्यक्ति को आर्थिक न्याय देने की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की वकालत करते हैं। तो आर्थिक न्याय की वकालत करता है आर्टिकल 32(8), उसमें लिखा था ना आय की असमानता को दूर करेंगे। 39 यहाँ पर क्या लिखा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन होगा या व्यक्ति को आजीविका कमाने के समान अवसर मिलेंगे। 41 उसमें लिखा हुआ था कि राज्य विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, ये भी आर्थिक में ही तो आता है ना। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हम सामाजिक न्याय के रूप में भी रख सकते हैं।
सामाजिक न्याय के रूप में समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना, समान नागरिक संहिता के प्रावधान जो हो जाते हैं, SC ST या शोषित वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करना, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, तो ऐसे इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। जहां आपको डाउट आए तुरंत पूछते जाओ, ठीक है, ये हो जाते हैं। अब इसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता है नीति निर्देशक तत्वों में कि इनकी विशेषताएं बताओ। प्रश्न आ गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की विशेषताएं बताओ, तो बताओ विशेषताएं। विशेषताएं एक दो तो कोशिश करो। पहली बात, ये गैर न्यायोचित हैं। कहने का मतलब इन्हें हम न्यायालय द्वारा प्रवर्त नहीं करा सकते, ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि ये क्या करते हैं, ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते, जो आप सब विशेषता के रूप में तो आ जाएगा ना, है ना। तीसरी बात, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, यानी आधुनिक मॉडर्न डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं, ऐसे पॉइंट बन जाते हैं। सशक्त राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करते हैं, ये पॉइंट बनेंगे। बस छोटा सा पॉइंट और बचेगा इसमें समझाने के लिए कि कौन कौन से संशोधन किए गए और इनको और मौलिक अधिकारों में संशोधन को लेकर क्या क्या प्रकरण चले, फिर ये समाप्त हो जाएगा। इसकी समाप्ति के बाद हम ये पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। तो इतना तो आप रट लेना एनी हाउ, एक बार दो बार जितनी बार पढ़ोगे आपको ये याद होते जाएंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं है? संविधान में है, अनिवार्य नहीं, अनिवार्य मतलब इनका पालन अगर कोई नहीं करता है तो हम उसको कोई सजा नहीं